Students, welcome back to Software Architecture and Design course. We are at week 15 और आज हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स की बात शुरू की थी और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स में हमने बात की थी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक लार्जर सिस्टम डेवलप करते हैं और इसमें हमने ख्याल करना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ये रिलेशनशिप की आइडेंटिफिकेशन और इसमें हमने बताया गया कि इनहेरिटेंस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको कंपोज करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगरी है डिज़ाइन पैटर्न्स की, उसमें हमने लास्ट टाइम अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न को कवर किया और अडॉप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि ये कहाँ पे यूजेबल है। वो हमारे पास ये आया कि एक लेगेसी सिस्टम है, इस लेगेसी सिस्टम को हम इंटरेक्ट और इसका इंटरफेस का इशू है हमारे करंट सिस्टम के साथ, तो ये मिस मैच है इंटरफेसेस में। तो इस मैच को हैंडल करने के लिए हम लोग अडॉप्टर को यूज़ करते हैं। अडॉप्टर में एक बेस अडॉप्टर होगा जहाँ से हमारे पास ड्राइव अडॉप्टर होगा। ड्राइव अडॉप्टर कम्युनिकेट करेगा लेगेसी सिस्टम के साथ और उसका डेटा फेच करेगा, बेस क्लास के डेटा को प्रोवाइड करेगा, एट्रीब्यूट्स को, और वो क्लाइंट उसको वहाँ से एक्सेस करेगा। तो इसमें हमने केमिकल बैंक की एग्जांपल भी देखी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर फिर भी कोई इशू है यू आर फ्री टू आस्क। आज हम इसी पर्सपेक्टिव से दूसरे पैटर्न की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं जी फैसेट डिज़ाइन पैटर्न। यूरोपियन खास तौर पर फैसेट कह देते हैं, अमेरिकन इसको फसाद कह देते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप इसे क्या कहना चाहते हैं। मैं ज़्यादा इसको जिस हक में वो फैसेट है। तो आज हम बात करेंगे फैसेट डिज़ाइन पैटर्न की और हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में पहुंच चुके हैं जी माशाल्लाह से फैसेट डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। तो हमारे साथ डिस्कशन आज इसी के ऊपर होगी और आज हम एक कार डेवलप करने की कोशिश करेंगे थ्रू फैसेट डिज़ाइन पैटर्न। तो फैसेट डिज़ाइन पैटर्न, इसकी जो गैंग ऑफ फोर ने डेफिनेशन दी है वो ये है कि फैसेट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस। मतलब हमारे पास एक यूनिफाइड इंटरफेस आएगा, सेट ऑफ इंटरफेसेस है किन के सब सिस्टम्स के। इट डिफाइंस अ हायर लेवल इंटरफेस विच इज़ ईजियर टू यूज़। मतलब रूल ऑफ थंब क्या है कि आपके पास मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा। अब बजाय कि हम इन सब सिस्टम्स को समझना शुरू कर दें, फैसेट क्या करता है कि एक यूनिफाइड इंटरफेस दे देता है, UI से मैं कह देता हूँ। और इसमें क्या होगा कि UI इंटरफेस जो है वो इन सारों सब सिस्टम के साथ, इनके इंटरफेसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करने के बाद जो क्लाइंट है उसको इस चीज़ से रिलैक्स कर देगा कि बजाय कि पूरे सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को समझे, तो ये इनके बीच में साथ कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये है जो डेफिनेशन हमें बताने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली इन सब चीज़ों को आगे डिटेल में देख भी लेते हैं। फैसेट क्या करता है, ये क्लाइंट को डीकपल कर देता है कि वो सब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे। देखिए अब वो सब सिस्टम में, हर सिस्टम में से सब सिस्टम जाएगा, अब सब सिस्टम की वो डिटेल में जाएगा, उसके आगे फर्दर वर्किंग में जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ 500 1000 हमारे पास क्लाइंट्स हैं, तो इन सारे क्लाइंट्स को सब सिस्टम की वर्किंग का आइडिया होना चाहिए। इंस्टेड ये काम करने के कि क्लाइंट सब सिस्टम को खुद इंटरेक्ट करे, उनको समझे, हम डीकपल करना चाहते हैं क्लाइंट को इस चीज़ से कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, आप कम्युनिकेट करो फैसर के साथ। फैसर क्या करेगा, फैसर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो सब सिस्टम के साथ खुद कम्युनिकेट करेगा। मतलब वो सब सिस्टम से खुद ही डील कर लेगा, आप डीकपल हो जाओ इस चीज़ से। मतलब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो फैसर अपने खुद की कोई फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा। मतलब फैसर की खुद की कोई फंक्शनैलिटी नहीं सिवाय इसके कि वो सब सिस्टम्स के साथ खुद इंटरेक्ट करेगा, इन सब सिस्टम को खुद डील करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेनिफिट क्या हुआ, जो क्लाइंट है, अगर हमारे पास 500 या 1000 या 1 लाख हमारे पास क्लाइंट्स भी हैं, वो फैसर से कम्युनिकेट करेंगे, फैसर आगे सब सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट कर रहा है फैसर के साथ, फैसर आगे से क्या करेगा, फैसर हमारे पास जो सब सिस्टम्स की हायरार्की है वो इन सब से कम्युनिकेट करेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए इसका बेनिफिट ये हुआ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक नया सिस्टम भी आ गया है,
तो फैसर हमें सिर्फ बताना किसको पड़ेगा, फैसर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो पूरा सब सिस्टम है ये वाला, इस सब के पूरे सब सिस्टम में क्या अपडेशन हो रही है, बजाय कि ये अपडेशन हम अपने 500, 1000 या 1 लाख क्लाइंट्स को बताएं। तो फैसर क्या कर रहा है, एक क्लाइंट को रिलैक्स कर रहा है, डिकपल कर रहा है इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग से, इन सब सिस्टम से इंटरेक्ट करने से भी, इनकी अंडरस्टैंडिंग से भी। तो ये फैसर हमें फैसिलिटेट करता है। अब हो क्या रहा है, दुनिया फैसर के बगैर कैसे काम कर रही है इसको देखें। ये हमारे पास सब सिस्टम्स हैं। फ़र्ज़ करें ये सब सिस्टम 1 है, ये सब सिस्टम 2 है, ये सब सिस्टम 3 है, सब सिस्टम 4 है, एंड सो ऑन, और भी सब सिस्टम हो सकते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास सब सिस्टम के क्लासेस हैं। ये जो क्लाइंट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें 2 क्लाइंट है, मैंने बताया। अब आप देखें जस्ट इन 2 क्लाइंट्स के साथ कम्प्लेक्सिटी किस हद तक आ जाएगी। अगर वो क्लाइंट्स 1000 हो, 10,000 हो, तो फिर क्या कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब क्लाइंट ए इन सारे सब क्लासेस से कम्युनिकेट करेगी, इन सब सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगी, इनसे इंटरेक्ट करेगी। इसी तरह से जो क्लाइंट बी है वो इन सब के साथ इंटरेक्ट करेगा। और फिर क्या होगा, एक नई क्लास के ऐड करने से, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर एक हायरार्की में 5th सब सिस्टम भी आ जाता है, तो ये 5th सब सिस्टम के बारे में जो क्लाइंट ए को भी बताना पड़ेगा और क्लाइंट बी को भी बताना पड़ेगा। अब आप खुद सोचें कि कितनी हद तक मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अगर हम सब सिस्टम्स को क्लाइंट को इस तरह से एक्सेस दें। तो अब हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली, अब हम चाहते हैं हो यही जो अभी हो रहा है कि हमारे पास एक 1, 2, 3rd एंड 4th ये हमारे पास सब सिस्टम है एज इट इज़। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन के बीच में फैसेट आ जाए। जो क्लाइंट्स हैं वो कम्युनिकेट करें फैसर से, और फैसर जो है आगे कम्युनिकेट करें इन सब सिस्टम से। क्या बेनिफिट हुआ, अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। इसी हायरार्की में अब हमारे पास, जैसे लास्ट में हमने देखा था कि 5th एलिमेंट हमारे पास आ चुका है सब सिस्टम में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा इस सब सिस्टम में नई क्लास का ऐड हो गया है। क्लाइंट ए को बताना पड़ेगा कि बी को, कि दोनों को। इन दोनों में से हमें किसी को भी नहीं बताना पड़ेगा। हम सिर्फ फैसर को अपडेट करेंगे कि भाई अब एक नई फंक्शनैलिटी भी ऐड हो गई है। हमारी तरफ से बेशक 10,000 क्लाइंट्स हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देख लेते क्लाइंट्स के ऐड होने से क्या होगा। एक हमारे पास नया क्लाइंट आया है, उसको मैं कहता हूँ सी। अब सी क्लाइंट में क्या होगा कि वो किससे इंटरेक्ट करेगा, फैसर से। क्या बेनिफिट हुआ, बाकी सब चीज़ें वैसे काम कर रही हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं, तो क्या मसला हुआ, कोई मसला नहीं, फैसर से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये वो पावर, ये बेनिफिट हमें मिली है जब हम फैसर डिज़ाइन पैटर्न, मतलब एक कम्प्लेक्स सब सिस्टम्स हैं हमारे पास, सब सिस्टम्स की कंप्लीट डिटेल एक पूरा सिस्टम है। तो हम बजाय कि इस पूरी की पूरी सब सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग सब क्लाइंट्स को बताएं, हम एक फैसर को बता देते हैं, फैसर आगे क्लास को खुद ही हैंडल कर लेगा। तो ये है जी आइडिया इस पूरे डिज़ाइन पैटर्न्स के बैकवर्ड में। अब इस आइडिया को समझने के लिए हमें एक डिज़ाइन प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं जी PLK। तो ये हमारे पास है जी PLK, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज। अब ये आपसे क्या कहता है, ये इसका जो प्रैक्टिकली जो इसकी डेफिनेशन वो ये है, टॉक ओनली टू योर इमीडिएट फ्रेंड्स। टॉक ओनली टू योर इमीडिएट फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग व्हेन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर एनी ऑब्जेक्ट, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से, तो अब हमें कुछ यहाँ पे केयरफुल होना है। हमें यहाँ पे 2 चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना है। उसमें जो फर्स्ट वन ये है कि कितनी क्लासेस हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं और वो किस तरह से इंटरेक्शन इनमें हो रहा है। ये 2 चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो इसके भी कुछ रूल डिफ़ाइन किए हुए हैं क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन के। अब वो रूल क्या हैं, आप ज़रा उन रूल को देख लें तो फिर हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। तो रूल नंबर 1 क्या है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें सेवरल मेथड्स हैं। अब वो कौन सा मेथड किसके साथ बिलोंग करता है, कौन क्या कर सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है जी रूल नंबर 1 ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने खुद के मेथड्स को कॉल कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है।
ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर ये उन तमाम मेथड को एक्सेस कर सकता है जो ऑब्जेक्ट इसको एज एन आर्गुमेंट पास किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे पास एक फ़र्ज़ करें मेथड है डिस्प्ले का, और इस डिस्प्ले के मेथड में हम इसको पास करते हैं स्टूडेंट का डेटा। तो अब रूल के मुताबिक ये जो स्टूडेंट के जो मेथड्स हैं वो इसको एक्सेसिव होंगे एसटीडी, फ़र्ज़ करें ये इसका नाम है। तो इस मामले में ये चीज़ पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास किया जाएगा उसके भी मेथड्स वो इन्वोक किए जा सकता है। हर वो ऑब्जेक्ट जो क्लास ने क्रिएट किया है, कंपोजिशन, एसोसिएशन किसी फॉर्म में, उसके मेथड्स को भी इन्वोक किया जा सकता है, और कोई भी कंपोनेंट जो इस ऑब्जेक्ट का है उसके मेथड को भी इन्वोक किया जा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो इसने की है उसके मेथड को भी, और जो कंपोनेंट्स को यूज़ किया उनके मेथड्स को। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट खुद के मेथड को कॉल कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर सकता है जो इसको एज एन पैरामीटर पास हुए हैं, और जो ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किए हैं, इनिशिएट किए हैं या इनिशियलाइज किए हैं, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो उसके बाद हमें फर्दर ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक कोड है, ये कोड अंडरस्टैंडिंग शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब हम उस जो PLK का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज, टॉक ओनली टू योर इमीडिएट फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने एक इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब क्रिएट नहीं किया, जैसे हमने अभी रेफर कर रहे हैं। ये कार इसका कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सक्यूज मी एक हमारे पास मेथड है स्टार्ट के नाम से। अब यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट पास हुआ की का, ठीक है। उसके बाद इसने इनिशियलाइज किया, क्रिएट किया एक डोर टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अब आप गौर कीजिएगा इस की के थ्रू उसने टर्न्स ऑन किया इन सब चीज़ों को, और उसके बाद जो इंजन का ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसके थ्रू अब गौर कीजिएगा उसने इस इंजन का स्टार्ट का मेथड कॉल किया है, और इस तरह से इसका जो लोकल मेथड था अपडेट डैशबोर्ड का वो कॉल हुआ है, और उसके आखिर में जो इसने डोर वाला, ये जो डोर के ऑब्जेक्ट था, इसका जो लॉक वाला मैकेनिज्म है उसको कॉल किया, ठीक है। अब ज़रा हम इसको फिट करने की कोशिश करते हैं PLK के ऊपर, और कैसे किया है अभी आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखें सबसे पहले क्या हुआ है, ये है इस क्लास का कंपोनेंट, क्योंकि इसको वो यूज़ कर रहा है। अब इस इंजन के जो मेथड है, एक्सक्यूज मी, जो इस इंजन का ऑब्जेक्ट है, इसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, लिहाजा रूल के मुताबिक इसके मेथड को भी कॉल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास हुआ है, लिहाजा की क्लास, जो की क्लास है, इसका जो की ऑब्जेक्ट है, इसके मेथड को कॉल किया जा सकता है। और फोर्थ नंबर पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, वो जो कंपोनेंट हमने ऊपर क्रिएट किया था इंजन वाला, इसके हमने स्टार्ट के मेथड को इन्वोक किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक लोकल मेथड था ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हमने कहा कि लोकल एक क्लास अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकती है, तो इसने अपने मेथड को यहाँ पे कॉल किया। और कहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है जी, सोचें ज़रा। यस, डोर। तो डोर अगेन वही था कि ये ऑब्जेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा तो उसके मेथड को कॉल किया जा सकता है। आई होप नो यू गॉट द आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज है ये क्या कहना चाह रहा है। आई होप आइडिया को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, जब हम फैसले को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर हमें फील हो रहा है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो मल्टीपल या सेवरल फैसेट भी हो सकते हैं। मतलब ये फैसेट क्या करेंगे, इन सेवरल एग्जांपल है जो हमारे पास सब सिस्टम था, उसमें फैसेट 1 था, फैसेट 2 था और फैसेट 3 था, कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करते हुए। लिहाजा इन सब फैसेट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक सिंगल फैसेट हो सकता है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है जी। तो जस्ट मसला वो है कि मतलब एम ये है कि जो कम्युनिकेशन को मिनिमम किया जा सके। अब ज़रा हम कोशिश करते हैं इसे क्लास डायग्राम देखने की। इसकी कोई ऐसी क्लास डायग्राम आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आएगी, बस सिंपल क्या है कि हमारे पास सब सिस्टम्स हैं, इनमें हमारे पास फैसेट आएगा,
और फैसर एक यूनिफाइड इंटरफेस होगा जैसे कम्युनिकेट करेगा। तो क्लास लेवल डायग्राम के ऊपर क्लाइंट फैसर से कम्युनिकेट करेगा और वो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो ये है जी वो सब सिस्टम्स जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो हम समझना चाहते हैं। ये है जी फैसर। फैसर क्या करेगा, इसके ऑपरेशन वगैरह सबको अंडरस्टैंड करेगा कुछ इस फॉर्म में। लिहाजा सब सिस्टम ए कैसे डेवलप होगा, सब सिस्टम बी कैसे डेवलप होगा, सब सिस्टम सी कैसे डेवलप होगा, ये सब की सब चीज़ें फैसर को बता दी जाएंगी। अब ये क्या करेगा, इन सब सिस्टम्स के अगेंस्ट में इसके ऑपरेशन कॉल करेगा। ऑपरेशन 1 में क्या करेगा, ऑपरेशन A1 A2 को कॉल करेगा, A1 को कॉल करेगा, ऑपरेशन उसमें B1 को कॉल करेगा, फिर C1 को कॉल करेगा। ऑपरेशन 2 में ये A2 को कॉल करेगा, B2 को कॉल करेगा, C2 को कॉल करेगा। इस तरह से ये कम्युनिकेशन होती जाएगी। अब क्लाइंट इसमें कहाँ पे है, जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करेगा फैसर के थ्रू। अब इसको पता है फैसर को मैंने कॉल करना है और फैसर से कहना है कि ये ऑपरेशन मुझे क्रिएट कर दो, कॉल कर दो, अगर फैसर इसका ये काम करवा देगा। तो ये है इसकी एक सिंप्लीफाइड सी डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, एक कार बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कार में है क्या कि कार का मॉडल है, कार का इंजन है, एक कार में हमारे पास बॉडी है और उसके बाद कार की एसेसरीज़ हैं। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है जी हमारे पास वो सब सिस्टम्स जो हम फैसर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब इसके बीच में हमारे पास आ जाएगा जी फैसर आएगा और फैसर को पता होगा कि कार का मॉडल कैसे क्रिएट करना है, इंजन कैसे क्रिएट करना है, बॉडी कैसे क्रिएट करनी है, एसेसरी कैसे क्रिएट करनी है और इसके जो रेलिवेंट ये मेथड्स वो कैसे इन्वोव करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम चलेगा। तो अब आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और एक एक करके इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो ये है जी हमारे पास विजुअल स्टूडियो। इसमें जो पहले सब सिस्टम है जो हमें बना बनाया मिलेगा, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस मैं कोशिश करूँगा इसमें जितना सिंपल हो सके इसको लेके चलूँ। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी कार का इंजन। तो कार के इंजन में क्या होगा, हम चाहते हैं जी प्राइवेट इसमें आ जाए स्ट्रिंग इंजन और दूसरे नंबर पे इसमें आ जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग इंजन। इसकी यहाँ पे आ जाएगी व्हाट आई शुड से एक्चुअली प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी गेट की होगी तो वो रिटर्न कर देगा इस इंजन को। दूसरी हमारे पास सेट प्रॉपर्टी होगी, ये क्या करेगा, इस इंजन को जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो आप अगर टाइम बचाना चाहते तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाकर स्ट्रिंग टाइप का इंजन। तो दोनों का मतलब यहाँ पे हमारे लिए सिमिलर ही होगा, आई होप सो। तो ये जस्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग सिंपल है। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये वो सिस्टम है जो पहले क्रिएट है, हमने फैसर को बताना है सिस्टम के, हमारा मकसद फैसड है, ये तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा जो सब सिस्टम्स के लिए है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हमें नजर आए कार की बॉडी। तो कार की बॉडी के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, नंबर एक तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्राइवेट स्ट्रिंग बॉडी और हमें लेके आएगा पब्लिक स्ट्रिंग, इसकी रिटर्न टाइप होगी। तो बॉडी अब यहाँ पे आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गेट वाला पार्ट है उसमें रिटर्न कर देंगे इस बॉडी को और जो सेट वाला पार्ट है उसमें इस बॉडी को हम जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो असाइन कर देंगे। तो ये हमारा काम आ गया जी इसकी बॉडी के रिलेटेड। थर्ड नंबर पर हमें इसमें आना पड़ेगा इसकी एसेसरीज़। तो मैं इन सब तीन चीज़ों के साथ ही चलूँगा, आई होप यू डोंट माइंड। तो कार में जो इस वक्त एसेसरीज़ लगी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एसेसरी के हवाले से जो हमें इसको देखना है वो उसमें नंबर एक तो प्राइवेट स्ट्रिंग एसेसरीज़ आ जाएगा और दूसरे नंबर पर इसमें हमारे पास आ जाएगा जी पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और इसका नाम आ जाएगा जी एसेसरीज़। और इसमें जो गेट वाला पार्ट है हम इसमें रिटर्न कर देंगे जो कार की एसेसरीज़ हैं और जो इसका सेट वाला पार्ट है उसमें हम जो एसेसरीज़ हैं उनको जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो एडजस्ट हो जाएगी। और इस तरह से बाकी सब चीज़ें एग्जाम ब्रेकिंग का सिस्टम है। तो मतलब कहने का मतलब है कि और भी इसमें सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि हमें वहाँ पे नज़र आया जो हमारे पास थी, हमने यहाँ पे एक कार इंजन, कार बॉडी, एसेसरीज़, कार इवन कार का ब्रेकिंग सिस्टम हो सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। तो जानना मकसद है कि ये काम कैसे करेंगे एक्चुअली।
अच्छा, अब ये हमारे पास सब सिस्टम्स हैं, इनको एक्सेस करना है फैसर के थ्रू। तो हमें यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं फैसर के नाम से, या कार फैसर, तो मैं इसको कार फैसर कह देता हूँ क्योंकि ये कार का फैसर है, लिहाजा इसी और की ख़ास वजह नहीं है। तो कार फैसर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट, हमें यहाँ पे जो कार का इंजन है उसको लेके आना पड़ेगा। हमें यहाँ पे प्राइवेट लेवल पे जो कार की बॉडी है उसको लेके आना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसको पता नहीं चाहिए कार पे बॉडी भी क्रिएट होती है। प्राइवेट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी कार की जो एसेसरीज़ हैं, इनको यहाँ पे लेकर के आना होगा। अब हम लगाते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में सिंपली हम क्या करेंगे, जो इंजन है इज़ इक्वल टू न्यू इंजन, इन सब को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इन सब के पार्ट्स को। अच्छा, उसके बाद जो बॉडी है इज़ इक्वल टू न्यू बॉडी, कार बॉडी, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और थर्ड नंबर पर यहाँ पे आ जाएगी एसेसरीज़ इज़ इक्वल टू न्यू एसेसरीज़, वो हमारे पास आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास क्रिएशन आ गया। अब ये है जी जो मेथड है जो कार क्रिएट करेगा, पब्लिक वॉइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी क्रिएट कार, ये कार को क्रिएट करेगा। कार क्रिएट करने के लिए इसको नंबर एक तो इंजन साइज चाहिए, दूसरे नंबर पर इसको ये क्रिएट करने के लिए बॉडी की स्पेसिफिकेशन चाहिए, बॉडी की स्पेसिफिकेशन चाहिए, और ये चीज़ क्रिएट करने के लिए इसको जो एसेसरीज़ हैं उनकी स्पेसिफिकेशन चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए होंगी अगर आप कोई हमसे चीज़ क्रिएट करवाना चाहते हैं, मतलब ये कार क्रिएट करना चाहते हैं तो इस मामले में क्या होगा, वो जो इंजन हमने क्रिएट किया है डॉट इंजन, अभी इसकी प्रॉपर्टी है इंजन, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो इंजन साइज़ है इसको साइन कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कार की बॉडी है, इसके थ्रू हम इसकी जो बॉडी की प्रॉपर्टी से कॉल करेंगे और उसको असाइन कर देंगे बॉडी की स्पेसिफिकेशन। और थर्ड नंबर पर ये जो हमने एसेसरीज़ क्रिएट की हैं, इसके थ्रू इसके डॉट एसेसरीज, इसकी प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे और इसके थ्रू हमने ये जो एसेसरी की स्पेसिफिकेशन इसे कॉल कर लेंगे। तो ये है ये क्रिटिकल किस्म का मेथड जो आपको समझना होगा। और आखिर में हमें एक मेथड चाहिए होगा जो इन सब डेटा को डिस्प्ले कर देगा। तो डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाके हम इन्हें डिस्प्ले करते हैं। और डिस्प्ले में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कार इंफॉर्मेशन, जैसे जो कार क्रिएट हुई है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले में क्या है, डिस्प्ले करना कार का इंजन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आते सबसे पहले ये जो इंजन है उसके बारे में हम बताते हैं। इसको कार का इंजन का साइज़ क्या है, तो इसमें 0 इंडेक्स पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी ये जो इंजन है। अब इंजन, अब देखें हमने टू स्ट्रिंग के मेथड को ओवरलोड नहीं किया, ओवरराइड नहीं किया, तो इसमें होगा क्या, अब हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकते इंजन कंसोल पे, लिहाजा अब इसकी जो प्रॉपर्टी है इंजन उसे कॉल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये कॉलिंग नहीं करना चाहते तो फिर आपको इंजन के जो टू ओवरराइड करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग का मेथड सब क्लासेस के लिए। तो आपकी अपनी ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्या करते हैं डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हम जो कार की बॉडी है उसकी बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन उसकी, वो किस तरह की स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी बॉडी डॉट बॉडी का इसकी प्रॉपर्टी, और थर्ड नंबर पर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी एसेसरीज़, और एसेसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार की एसेसरीज़ हैं डॉट एसेसरीज़ को हम कॉल करेंगे, तो तब ही जाके डिस्प्ले करा, मैंने डिस्प्ले नहीं करेंगे, शायद हमें यहाँ पे डबल टैप के साथ काम चलाना पड़े क्योंकि एसेसरी की स्पेलिंग लेंथी है ज़रा। ये था जी, ये चीज़ इसको डिस्प्ले करेगी। और आखिर में आई होप कि अगर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोल डॉट राइट लाइन पर जाके एक सिंपल लाइन ड्रा कर दूंगा तो एक हमें बेनिफिट हो जाएगा। एनीहो इट्स अप टू यू। अब हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट है, क्लाइंट फैसर से कहेगा, फैसर उसकी रिक्वायरमेंट्स के केस में कार क्रिएट कर देगा उसको
तो उसको खुद की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्लाइंट है, हम वो कार फैसेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से जो कार हम क्रिएट करते हैं वो है जी वीड्स इज इक्वल टू न्यू कार फैसेट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वीड्स डॉट क्रिएट कार। अब यहाँ पे सबसे पहले बताना पड़ेगा कार का इंजन साइज़, इसका साइज़ क्या है। तो हम कहते हैं जी 1300 सीसी, ये उसका साइज़ है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे बॉडी स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जी वाइट बॉडी है, वाइट बॉडी विद, ऐसे मैं सीधा कर देता हूँ, वाइट बॉडी वाइट कलर। ले जी, तो थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पे आना, इसकी एसेसरीज में क्या क्या लगी हैं। तो इसमें है जी हमारे पास जो एसेसरीज में है ABS ब्रेक्स हैं, इसमें पावरफुल लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोल है। तो ये सब के सब चीज़ें जनाब हमने इसमें गाड़ी में लेके आ गए हैं। अब हमें सिंपली करना क्या है, विड्थ से कहने अपने डेटा को डिस्प्ले करो। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इट शुड डिस्प्ले डेटा। तो अब आप देख सकते हैं जी हमारे पास कार की इन्फॉर्मेशन में इंजन साइज़ 1300 सीसी है, जो कार की बॉडी है वो वाइट बॉडी है, वाइट कलर है। और उसके बाद हमारे पास एक्चुअली मैंने लिखना था स्ट्रॉन्ग बॉडी, वाइट बॉडी लिख दिया, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बॉडी। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉडी के बाद हमारे पास है जी वाइट कलर और ABS ब्रेक्स इसमें लगी हैं, पावरफुल लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखें फैसर ने कैसे आसानी के साथ हमारे इस चीज़ को डेवलप किया। तो एक और क्लाइंट इसे क्रिएट करके देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो कार का जो फैसड है, अब इसके थ्रू हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं जी मेहरान इज़ इक्वल टू न्यू फैसड। अब यहाँ पे मेहरान डॉट क्रिएट कार। तो मेहरान के जो है वो सबसे पहले इंजन साइज़ है, तो मुझे नहीं पता मेहरान का इंजन साइज़ कितना होता है, नहीं मैं इसको CC लिख देता हूँ। उसके बाद इसकी जो बॉडी है हम इसको लिख देते हैं कि एवरेज बॉडी एंड सिल्वर कलर। और ये बॉडी स्पेसिफिकेशन आ गई है। और थर्ड नंबर पे एसेसरीज़ में है रेगुलर ब्रेक्स और रेगुलर ब्रेक के साथ रेगुलर लाइट्स, ये दो हम इसकी एसेसरी कर देते हैं। और उसके बाद मेहरान से कहते हैं खुद के डेटे को डिस्प्ले करो। लेट्स सी कि अब क्या हुआ होगा। ले जी, तो बड़े आसानी के साथ, बजाय कि मैं मेहरान के क्लाइंट को पूरे तरीका बताता गाड़ी बनाने का, तो फैसर ने हमारा ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसको अब देख लेते हैं। तो ये वो सब चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस, कार का मॉडल, इंजन, बॉडी, एसेसरीज़, कार का फैसड है। और इस फैसड में देख ले कि हमने इसके जो ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ किया और यहाँ पे कैसे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और ये दो इम्पोर्टेंट मेथड जिसके थ्रू हमने क्रिएट किया था इसका क्रिएट मेथड कार का। और उसके बाद जनाब ये हम फैसर क्रिएट किया जो कार के। तो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फैसर डिज़ाइन पैटर्न को देखा। और दोबारा रिवाइज़ कर लेता हूँ कि जो हमारे पास सब सिस्टम्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स है कि हम नहीं चाहते कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हम सारे क्लाइंट्स को दें। हम चाहते क्या है कि बजाय इस सिस्टम तक पहुँचने के, सब सिस्टम तक पहुँचने के लिए फैसर क्या करेगा, एज ए यूनिफाइड इंटरफेस लेके आएगा। और हम इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ फैसर को बताएंगे। अभी इसको रीटेस्ट भी कर लेते हैं कि जगह के ऊपर। फ़र्ज़ करें कार के बनाने के प्रोसेस में एक चेंज आई है। वो चेंज क्या आई है कि मॉडल नंबर भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब सोचें वो कैसे हैंडल होगा। तो एनीहो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चनिंग होंगे तो कम होंगे, तो अगर कम भी हैं कुछ भी हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो थर्ड कैटेगरी है डेकोरेटर पैटर्न, उसे हम कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा ये स्ट्रक्चरल पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे मुताबिक।
वैसे तो इसमें और भी पैटर्न्स हैं, लेकिन हम चूँकि हर कैटेगरी में से सिर्फ 3 पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं अपने टाइम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसको जो थर्ड वन जो पैटर्न है इसको डिस्कस करके स्ट्रक्चर पैटर्न को वाइंड अप कर देंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।